नमस्कार छात्रों। किसी एक बड़े प्रसिद्ध शायर हैं जिनका एक शेर है कि स्कूल की घंटी बजा दे ये बच्चा मुस्कुराना चाहता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे वर्तमान में जो स्कूलों को जा रहे हैं, जितना उनका शरीर का पूरा वजन नहीं है उससे कई गुना ज़्यादा वजन का बैग लेकर जाते हैं। मतलब उनके ऊपर किताबों का बोझ के साथ साथ उनके ऊपर कैरिकुलम यानी सिलेबस या पाठ्यक्रम या पाठचर्या का भी बहुत बड़ा बोझ है। यानी शिक्षा के बोझ के तले आज का युवा दबता हुआ जा रहा है, झुकता हुआ जा रहा है। आपने देखा होगा शिक्षा क्या करती है, सभी प्रकार के बोझों से मुक्त करती है। शिक्षा का आधार यही है। लेकिन आज हमारी स्कूली परिस्थितियां ऐसी बनी हुई हैं जिनमें बच्चे शिक्षा के बोझ से दबे हुए हैं। वो मुस्कुराना चाहते हैं। प्रोफेसर यशपाल कहते थे कि बच्चों का भविष्य इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि उनके वर्तमान को जलाया जा रहा है। आपको पता होगा आज जो हम टॉपिक लेने जा रहे हैं वो इसी से संबंधित है। टॉपिक का नाम है शिक्षा बिना बोझ के, एजुकेशन विदाउट बर्डन। बच्चों, आपको पता होगा इस समिति या इस व्यवस्था के जो केंद्र में थे उनका नाम था प्रोफेसर यशपाल। प्रोफेसर यशपाल बहुत बड़े शिक्षाविद, वैज्ञानिक और विचारक, दार्शनिक थे। इन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में शिक्षा के, विज्ञान के कई सारे बड़े काम किए हैं। इन्होंने शिक्षा सुधार से रिलेटेड कई सारे रिकमेंडेशन, सुझाव सरकारों को दिए हैं और वो सरकारें इंप्लीमेंट करके भविष्य में होने वाली गतिविधियों में सुधार किया है। आपको पता होगा प्रोफेसर यशपाल ने एक बच्चों के अवेयरनेस से, बच्चों में साइंटिफिक अवेयरनेस से संबंधित प्रोग्राम टेलीविजन पे शुरू किया था जिसका नाम था टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट में बच्चों की जिज्ञासाओं को, साइंटिफिक जिज्ञासाओं को साइंटिफिक तरीके से बच्चों की भाषा में समझाया जाता है। आपको पता होगा कि 1992 में MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ने राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन किया था 1992 में। और इस जो समिति का गठन हुआ, इस समिति के गठन होने के बाद जो उसकी अध्यक्षता में थे वो थे प्रोफेसर यशपाल। प्रोफेसर यशपाल ने इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। इस कमेटी ने 15 जुलाई 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। उस रिपोर्ट का नाम था शिक्षा बिना बोझ के, यानी एजुकेशन विदाउट बर्डन। इस जो रिपोर्ट थी ये 5 भागों में बटी हुई थी। आपने देखा होगा कि रिपोर्ट का जो बेसिक प्रोसीजर होता है उसमें एक व्यवस्था होती है और जो एक व्यवस्था होती उसी के अनुसार सारी चीजों को सर्वे करके कई अलग अलग विधियों से बनाया जाता है। तो इस रिपोर्ट में भी 5 भाग थे। पहला भाग इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना से संबंधित था। दूसरे भाग में शिक्षा की समस्याएं थी कि शिक्षा में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं स्कूली स्तर पर, उसकी चर्चा थी। और तीसरी जो पार्ट था या तीसरा जो खंड था वो शिक्षा में जो समस्याओं की जड़ें क्या हैं उनके बारे में विस्तार से बताया गया था। और चौथा जो था इसका पार्ट, उसमें रिकमेंडेशंस यानी सिफारिशें थी। और लास्ट में जो 5वां खंड या 5वां भाग था उस परिशिष्ट के रूप में था जिसमें चीजें बताई गई थी। अब आपको पता होना चाहिए कि इस रिपोर्ट में यशपाल कमेटी ने या शिक्षा बिना बोझ के जो समिति बनी थी उसने क्या क्या सिफारिशें की थी, क्या क्या सुझाव दिए थे। वो सुझाव आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछे जाते हैं। पहला सुझाव जो था वो कैरिकुलम से संबंधित था और टीचर से संबंधित था। वर्तमान में आपने देखा होगा कि पूरे के पूरे कैरिकुलम को रीओरिएंटेशन की जरूरत है, यानी पुनः निर्माण करने की या उसे पुनः अभिमुखित करने की जरूरत है। वर्तमान में हम जो कुछ पढ़ रहे हैं वो बड़ा सीमित और किताबी है और इतना ट्रेडिशनल है। जो बच्चे के अंदर साइंटिफिक जिज्ञासाएं, नवाचार और सृजनात्मकता बढ़ाने की तो बात छोड़ो, जो बच्चों के अंदर जन्मजात होती है उसका भी विस्तार नहीं कर पाती है। तो इन्होंने पहली सिफारिश की, जो सबसे बड़ी सिफारिश के रूप में और महत्वपूर्ण मानी जाती है। इन्होंने कहा कि जो हमारे कैरिकुलम है, जो हमारे सिलेबस हैं और हमारी बुक्स हैं, किताबें हैं, उनका निर्माण एक सेंट्रलाइज्ड वे में ना करके डिसेंट्रलाइज्ड वे में किया जाए। आपने देखा होगा कि भारत में जो स्कूली प्रक्रिया है इसमें दिल्ली में बैठकर, इलाहाबाद बोर्ड में इलाहाबाद में बैठ करके या पर्टिकुलर जगहों पर जहां हेडक्वार्टर्स हैं
अलग अलग बोर्ड के, वहां पर बैठ करके पूरी एजुकेशन की व्यवस्था बना दी जाती। अब आप जरा सोचिए कि इतने बड़े भारत में जहां कितने सारे स्टूडेंट हैं, जहां युवाओं का देश जो कहा जाता है, जहां इतनी भाषाएं हैं, विविधताएं हैं, संस्कृतियां हैं, धर्म हैं, और सब में क्या है, एक एक, एक जैसा मतलब समन्वय का माहौल है। वहां पर कितना टफ हो जाता है कि आने वाली जनरेशन को क्या सिखाया जाए, कैसे सिखाया जाए, क्योंकि भारत के निर्माण की बात आपको पता होगा, कोठारी कमीशन ने कहा था भारत के भविष्य का निर्माण भारत के स्कूलों में हो रहा है। तो ये इंटरेस्टिंग बात है कि कैरिकुलम को डिसेंट्रलाइज किया जाए, सिलेबस को डिसेंट्रलाइज किया जाए, और जो किताबें हैं इनको भी विकेंद्रित किया जाए। इसका मतलब यह हुआ कि किताबों के निर्माण में इतनी स्वतंत्रता कर दी जाए कि किस क्षेत्र के बच्चे हैं, उनका परिवेश कैसा है, उनकी भाषाएं कैसी है, उनकी पीढ़ियां, जनरेशन कैसी है। अब अगर इन सब चीजों को, उनके कल्चर कैसे हैं, उनका सोशलाइजेशन कैसा है, तो इसको आधार मान करके अलग अलग विविधताओं वाले क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार का कैरिकुलम बनाया जाए तो ज्यादा फायदेमंद होगा। वैसी भाषाओं वाली पाठ्य पुस्तकें हों, वैसे प्रकार की भाषाओं को महत्व दिया जाए, वैसे प्रकार के त्योहार। अब आपने देखा होगा भारत के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे आपको अलग अलग चीजें सेलिब्रेट करते हैं। आपने देखा होगा क्रिसमस डे सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन उनको खुद नहीं पता है, या वो ईद मनाते हैं, या वो दिवाली मनाते हैं, या वो होली मनाते हैं, लेकिन उस दिवाली में जो सामाजिक जागरूकता है, जो साइंटिफिक अवेयरनेस है, जो एक कल्चर के ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसफर होने की व्यवस्था है, वो धीरे धीरे गुम हो रही है। बस उसको सेलिब्रेशन की तरह ले रहे हैं, मीनिंग खत्म हो गए। तो ये कैरिकुलम के द्वारा। अब बताइए, पढ़ा लिखा व्यक्ति, उसको जो ज्यादा पढ़ लिख जाता है, ढेर सारी डिग्री ले ले, वो हिंदी नहीं बोल पाता, वो एग्रीकल्चर के काम नहीं कर पाता, वो दुकान पर नहीं बैठ सकता, वो मोहल्ले में जाकर सब्जी नहीं बेच सकता। बताइए, जो पढ़ा लिखा आदमी है वो मतलब टेक्निकल काम नहीं कर सकता। आपने देखा होगा बहुत जो पढ़ लिख जाते हैं तो वो रेफ्रिजरेटर खराब हो जाए तो उसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, बिजली खराब हो जाए कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, बाइक खराब हो जाए तो वो आश्रित हो जाते हैं उन्हीं सब चीजों पर। उनका अपना ज्ञान जो सीखा है उसको अप्लाइड लेवल पर, हमारे कहने का मतलब है, लागू नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कैरिकुलम की। एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेते हैं। आपने देखा होगा कितने सारे बच्चे कक्षा 10 तक कंपलसरी है मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, और वो वाली गणित पढ़ने के बावजूद उनको गणित में महारत है, खूब सारा ज्ञान है, अच्छे मार्क्स लाए हैं, लेकिन वही बच्चा जब मार्केट में जाता है तो वो समझ नहीं पाता है कि लाभ क्या है, हानि क्या है, CISI का अपने अप्लाइड लेवल पर नॉलेज गेन नहीं कर पाता। वो ये नहीं जान पाता कि कोई प्लाट कितने गज का है, कितने मीटर का है, कितने स्क्वायर फीट का है, तो उसको अंदाजा नहीं लगा पाता। वो क्षेत्रीय भाषाओं में कम्युनिकेट नहीं कर पाता। कई सारे CBSE स्कूलों के बच्चे दुकानों पर जाते हैं, दुकानदार कम पढ़ा लिखा है और कहता है कि इस किताब के 479 रुपए हुए। अब वो खड़े होकर पूछते हैं व्हाट 79। तो ये जो स्थितियां पैदा हो रही हैं ये कहीं ना कहीं हमारे कैरिकुलम में जो बायस्ड आ गया है, सेंट्रलाइजेशन आ गया है, इसकी वजह से हुआ है। दूसरा, इन्होंने सबसे बड़ा जो सुझाव दिया वो कहा हेड मास्टर्स यानी प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों को स्वतंत्र किया जाए। स्वतंत्र क्यों किया जाए? क्योंकि कैरिकुलम के इम्प्लीमेंटेशन का काम यानी लागू करने का काम जो करता है वो शिक्षक और प्रधानाध्यापक करता है। तो महत्वपूर्ण है, उनको अगर स्वतंत्रता होगी। अब बच्चे को क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान नहीं है और दबाव डाला जा रहा है कि बच्चे को कक्षा 3 तक अंग्रेजी फर्राटेदार आनी चाहिए, तो वो या तो कैरिकुलम पूरा करवाए या तो फिर क्या करे, बच्चे को सिखाए। आपको पता होगा क्लास के अंदर टीचर की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सीखने सिखाने की प्रक्रियाओं को एम्पावर करना, ना कि कैरिकुलम को खत्म करके बार बार रिवीजन 10 बार कराना। आजकल स्कूलों के पैरामीटर क्या बन गए हैं? यही बन गए हैं कि बस टीचर क्या करे, जल्दी सिलेबस खत्म करके अगर रिवीजन करा लेता है तो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। बच्चा कुछ सीखा हो या ना सीखा हो इससे कोई मतलब नहीं है। इसलिए दूसरा बड़ा सुझाव जो इनका था वो था प्राध्यापकों या प्रधानाध्यापकों और अध्यापकों को स्वतंत्र किया जाए। तीसरा, इन्होंने कहा कि स्थानीय परिवेश के आधार पर शिक्षण और शिक्षा की व्यवस्था की जाए।
स्थानीय परिवेश। अब जैसे यहाँ लखनऊ में कोई बच्चा बैठा है, टीचर बैठा है, तो वो क्या कर सकता है, एरोप्लेन के या रेलगाड़ी के एग्जाम्पल दे करके आसानी से समझा सकता है। लेकिन अब अगर यही उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे चला जाए, जहां थारू जनजाति के लोग हैं, नेपाल बॉर्डर, इंडिया के बॉर्डर पे चला जाए और कहे सारे एग्जाम्पल बहुत साइंटिफिक देने लग जाए रेलगाड़ी की, अब पता नहीं उस क्षेत्र के बच्चे बैलगाड़ी जानते हैं या रेलगाड़ी जानते हैं। तो स्थानीय परिवेश, वहां के रीति रिवाज, वहां की सामाजिकता, वहां का परिवेश पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी हम पढ़ते हैं वो नेचर से या व्यवस्था से या हमारी प्रकृति से बाहर की व्यवस्था नहीं होती है। इसलिए महत्वपूर्ण है यहाँ पर कि हम स्थानीय परिवेश को शिक्षा के साथ जोड़ें, ताकि बच्चे अपनी जड़ों से जुड़ पाएं और उनको जब ज्ञान प्राप्त हो, बड़े हों, जीवन जिए, तो उनको सही और गलत के बारे में पता हो। आपको मैं और एक छोटा एग्जांपल देता हूं। कितने सारे लोग, कंपलसरी हो गया है कि जो ग्रेजुएशन पास करेगा, डिग्री तभी मिलेगी जब इन्वायरमेंट साइंस में उसने पेपर पास किया हो। अब इन्वायरमेंट साइंस में अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें, जितना हमें पता है कि जो भी बच्चे ग्रेजुएट हैं वो सब इन्वायरमेंट में कम से कम 33% से ज्यादा मार्क्स लाए हैं, तभी उनको पास माना। यानी सबको पता है इन्वायरमेंट के बारे में, लेकिन उसी बच्चे को ये नहीं पता, अगर वो रेंट पर रह रहा है किसी घर में, अगर टैब खुला हुआ है, पानी का टैब खुला हुआ है, तो मुस्कुराएगा, खुश होगा कि आज मकान मालिक भूल गया, इसका पानी सब गिर जाने दो, बह जाने दो। ये नहीं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन्वायरमेंट का लॉस हो रहा है और हमें इस टैब को बंद कर देना चाहिए। तो उसने सीखा क्या शिक्षा से? कारण यही है कि वो स्थानीय परिवेश को महत्व नहीं दिया गया है शिक्षा में और शिक्षण में, इसलिए वो स्थानीय चीजों से वंचित है, सिर्फ किताबी ज्ञान से परिपूर्ण है, और जो बहुत ज्यादा काम नहीं आने वाला है। अगली रिकमेंडेशन थी कि व्यक्तिगत प्रतियोगिताओं पर ध्यान न दिया जाए। आजकल देखा होगा आपने, गला काट प्रतियोगिता की बात है, आप चैप्टर नंबर 4 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का पढ़ेंगे, तो वहां पर भी उन स्कूलों को अच्छा नहीं माना जाना चाहिए जो प्रतियोगिताओं या स्पर्धाओं पर बहुत अधिक जोर देते हैं। व्यक्तिगत प्रतियोगिताएं हमें दूसरे से अच्छा तो करती हैं, लेकिन स्वयं में अच्छा बनाने से दूर कर देती हैं। इसलिए व्यक्तिगत प्रतियोगिताओं या स्पर्धाओं से दूर बच्चों को सामूहिक गतिविधियों में इन्वॉल्व किया जाए। सामूहिक गतिविधियों में उससे इन्वॉल्व होने सीखेगा बच्चा, उस गतिविधि को तो सीखेगा, प्लस उसके अंदर एक कोऑपरेटिव बिहेवियर डेवलप होगा, सबके साथ मिलकर काम करने की धारणा आएगी, सोशलाइजेशन का पार्ट आएगा, नैतिकता आएंगे, एडिकेट्स आएंगे, कई सारी चीजें विकसित होंगी। नॉलेज का ट्रांसफर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो विकसित होगा। तो यहां पर कहा गया कि व्यक्तिगत प्रतियोगिताओं को महत्व ना देकर सामूहिक गतिविधियों पर स्कूली व्यवस्था में जोर दिया जाना चाहिए। आगे लिखा गया है कि छोटी कक्षाओं में एडमिशन, इस समय बड़ा चलन है कि बच्चे का टेस्ट होता है, बच्चे का टेस्ट और माता पिता का अलग से टेस्ट, ये बड़ा एक नया प्रावधान आ गया। देखिए कितना कॉम्प्लेक्स करते जा रहे हैं स्कूल। प्रोफेसर यशपाल ने जो शिक्षा बिना बोझ की कमेटी थी, इसमें रेकमेंड किया कि छोटी कक्षाओं में दाखिला लेने के लिए यानी एडमिशन लेने कोई टेस्ट और इंटरव्यू नहीं होने चाहिए। अगर उसको बच्चे को पता ही होता, न्यूनतम अधिगम उसको आता ही होता, बहुत सब कुछ पता होता, तो वो आपके स्कूल क्यों आया? स्कूल इसीलिए आया ज्ञान प्राप्त करने के लिए। अब भगवान राम को धनुष बाण चलाना आता होता शुरू से, तो वो क्यों जाते गुरु के यहाँ? गुरु गए तो ये गुरु के घर के पढ़ने की जो परंपरा वैदिक काल से आई है, इसीलिए आई है कि हमारे जो पोटेंशियल, इसको एम्पावर करना, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए। इसलिए दाखिले में टेस्ट और इनकी चर्चा इंटरव्यू की नहीं की जानी चाहिए। इसके बाद इन्होंने कहा कि प्राइवेट स्कूलों को जो मान्यता, इस समय देख रहे हो प्राइवेट स्कूल कैसे तेजी से बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, बढ़ना चाहिए, लेकिन इस पर गवर्नमेंट का रेगुलेशंस होने चाहिए, रूल होने चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। सिर्फ भीड़ है, एकदम कॉम्प्लेक्स की तरह, 5 स्टार होटल की तरह स्कूलों को मेंटेन किया है, फीस ली जाती है, एक्टिविटी पर एक्टिविटी कराई जाती है, बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है, पोटेंशियल क्या है, वो खुद को उसका इंटरेस्ट क्या है, उस किधर जाना है, क्या करना क्या नहीं, भीड़ में उसको शामिल कर दिया जाता है और बेचारा ढोता रहता है वो शिक्षा का बोझ। बड़े से बैग उस रिक्शे में लेकर रोज ढोता रहता है, होमवर्क ढोता रहता है, पूरा जीवन उसका इसी में गुजर जाता है। अल्टीमेटली जब वो कहीं नहीं पहुंचता है घड़ी के पेंडुलम की तरह, तब वो सोचता है कि हमें
हमारे अंदर क्षमता क्या थी और हमसे करवाया क्या जा रहा, तब तक देर हो चुकी होती है। इसलिए इन्होंने कहा कि प्राइवेट स्कूलों में जो प्रोसीजर हैं या मान्यता देने के प्रोसीजर हैं या गवर्नमेंट का रेगुलेशन है, इसको थोड़ा टफ किया जाए। आगे इन्होंने बताया कि प्राथमिक कक्षाओं में गृह कार्य नहीं दिया जाए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है बच्चों। होमवर्क एनसीएफ हिंदी वाले एडिशन में पढ़ेंगे तो 110 नंबर पेज पर लिखा हुआ है कि किस क्लास के बच्चे को कितना होमवर्क दिया जाना चाहिए। वहां लिखा है कक्षा 2 तक कोई होमवर्क नहीं, कक्षा 3 के बाद 2 से 3 घंटे प्रति सप्ताह दिया जाना चाहिए। इसी तरह उन्होंने सीनियर सेकेंडरी तक बताया है। तो यहां इंपॉर्टेंट है, होमवर्क क्या करता है, बच्चे में पुनरावृत्ति, रिपीटिशन की भावना को बढ़ाता है। अब बच्चा भी छोटा है, उसकी क्षमता इतनी नहीं है कि इतना वो होमवर्क कर पाए, इसलिए उसको गतिविधियों पर आधारित, उसको खेलने का समय दिया जाए, कहानियां सुनने का समय दिया जाए, नेचर के साथ गतिविधि करने का मौका दिया जाए, उसको सिर्फ किताबों तक सीमित न कर दिया जाए, होमवर्क की पुनरावृत्ति ही ना करवाई जाए। इसलिए कहा कि प्राइमरी कक्षाओं में होमवर्क दिया ही नहीं जाना चाहिए, इन्होंने ये रेकमेंड किया। इसके बाद कहा कि प्राथमिक कक्षाओं में जो छात्र और शिक्षक का अनुपात होना चाहिए, यानी एक शिक्षक के ऊपर कितने छात्र हों, तो इन्होंने 1:30 का, यानी एक शिक्षक पर कम से कम 30 छात्र हों, ये एक मिनिमम क्लास का सिस्टम बनाया गया कि एक टीचर 30 बच्चों को सीखने की प्रक्रियाओं के साथ आसानी से जोड़ पाएगा। इसके बाद इन्होंने रिकमेंड किया कि जो स्कूली व्यवस्थाएं हैं, मतलब कक्षा 6 से लगा करके 8 तक की जो कक्षाएं हैं, उनमें सामाजिक विज्ञान को समाज में होने वाली गतिविधियां, जैसे ऐतिहासिक गतिविधियां, जैसे सिविक्स से, नागरिक शास्त्र से संबंधित, जैसे अर्थशास्त्र से संबंधित, इन जो सामाजिक गतिविधियां होती है हमारी एसएसटी में, या आपका भौगोलिक प्रक्रिया हमारे समाज की क्या है या प्रदेश की क्या है, इनसे संबंधित 6 से 8 तक की सारी गतिविधियां पढ़ाई और सिखाई जाए। इन्होंने और बताया कि कक्षाओं में जब शिक्षक पढ़ाने जाएं तो आईसीटी का, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का अधिकतम प्रयोग करें। इसका इसलिए प्रयोग बताया गया होगा क्योंकि 3D जो अप्रोच होता है वो बच्चे के सीखने की प्रक्रियाओं को मैक्सिमाइज करता है। तो ये थी यशपाल कमेटी बच्चों। हमने आज बेसिक फंडामेंटल यशपाल कमेटी से रिलेटेड डिस्कस किया है। अगर आप इसमें कुछ और जानना चाहते हो या आपके और क्वेश्चन है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताओ। वीडियो कैसा लगता है या आपको कैसे फायदा पहुंचा रहा है, इसके बारे में भी हमें कमेंट में लिख सकते हो। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि उनको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।